हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 1 पे और 1 सब सेक्शन 2 तक बात हुई थी। तो बात होनी 1 सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 इसकी बात होनी है। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। देखने में बात बड़ी सीधी लग रही है, लेकिन कानून में इतनी सीधी बात कभी होती नहीं। अगर उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के अनुसार दोषी होगा, इसका मतलब यह है कि उसने कोई टाइम लिमिट ये फिक्स नहीं की। उसने सीधे कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस संहिता के प्रतिकूल कार्य या लोप करेगा तो वह इसी संहिता के मुताबिक दोषी होगा। कब तक दोषी होगा, कितने समय, ये कितनी समयावधि में उसके दोष को प्रमाणित करके उसे दोषी ठहराया जा सकेगा, इस संबंध में कुछ नहीं कहा। और जब हम लोग सीआरपीसी देखते हैं तो वहां लिमिटेशन से संबंधित प्रावधान, तो वहां क्या दिया था, 3 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक था। उससे ऊपर का मामला अगर था तो वहां कुछ नहीं कहा था। वहां सिर्फ अपराधों का संज्ञान करने के संबंध में जो मर्यादा आई थी वो 3 ही प्रकार के अपराध थे जिनके संबंध में कोई मर्यादा विहित की गई थी। विहित यानी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीनिंग भाई कानून द्वारा बताई गई। 3 ही मामले थे। अपराध जो जुर्माने से दंडनीय, यानी अपराध डिफाइंड है। अपराध आप अपने मन से अपराध की कोई डेफिनेशन नहीं लेंगे। पिछले जो अधिनियम थे, यानी जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 40, उसमें भी अपराध परिभाषित था और आगे आने वाला है। यहां भी डेफिनेशन क्लास में अपराध बिल्कुल डिफाइंड है। इसलिए अपराध के संबंध में आपका कोई एक्सप्लेनेशन, अपराध के संबंध में आपकी कोई धारणा ये बिल्कुल नहीं चलेगी। आप क्या अपराध मानते हो इससे कोई लेना देना नहीं। अपराध वही है जिसे इस संहिता ने अपराध के तौर पर घोषित किया है। और हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि सीआरपीसी किसका विचारण प्रिस्क्राइब करती है, किसका विचारण विहित करती है, अपराध का। सीआरपीसी या बीएनएसएस अंतर्गत धारा 173 या अंतर्गत धारा 154 किसके संबंध में, यह सच्चों को सूचना देने के संबंध में प्रावधान करती है, अपराध के। और इसीलिए कत्ल डिफाइन भले ही धारा 300 में रहे, उसकी एफआईआर किसमें होती है, 302 में। इसीलिए जो एफआईआर है वो किसकी होती है, अपराध की। क्यों लिखता यही है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना ये एसएचओ को दी जाएगी। और अपराध क्या है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय काम। तो वर्तमान में 103 में यह लिखा है कि जो कोई हत्या करेगा, अच्छा सबसे पहले काम को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो कोई हत्या करेगा यानी
हत्या नामक काम जो करेगा उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब इंप्लाइडली हत्या को प्रतिषिद्ध किया गया, ठीक है ना। इसका मतलब हत्या नामक कर्म को इंप्लाइडली रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर हत्या करोगे तो हम आपको दंडित करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि हत्या नामक कर्म न सिर्फ प्रतिषिद्ध हो गया बल्कि दंडनीय भी हो गया। और किसने घोषित किया? आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता। और आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता अपराध को इसी रूप में परिभाषित कर रहे हैं। और काम, इसकी डेफिनेशन क्या है? काम का मतलब यह होता है कि जब आप अपनी शारीरिक शक्ति एक निश्चित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए, एक बिल्कुल तय परिणाम उसे उत्पन्न करने के लिए आप उपयोग करते हो तो आप काम करते हो, ऐसा कहा जाता है। और यदि वो परिणाम उत्पन्न हो जाता है जिसे आपने उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था तो आपने काम किया, ऐसा कहा जाता है। और यदि आपके संपूर्ण प्रयास के बाद वो काम उत्पन्न नहीं होता, वो काम उत्पन्न नहीं होता मीनिंग देयर बाय वो परिणाम उत्पन्न नहीं होता, तो यह कहा जाता है आपने काम का प्रयास किया। जब तक आप संपूर्ण प्रयास अपनी ओर से कुछ करने का नहीं करते तब तक ये नहीं कहा जाता कि आपने काम करने का प्रयास किया। जब आप संपूर्ण प्रयत्न करते हैं, यानी जो कुछ आप उस परिणाम को उत्पन्न करने के लिए कर सकते थे अपनी शारीरिक शक्ति के माध्यम से, वो सब कुछ आपने कर लिया। उससे अधिक आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। और फिर भी आपके द्वारा आशयित और इच्छित परिणाम, आपके द्वारा जो इंटेंडेड, ठीक है, रिजल्ट था, वो आया ही नहीं। तब यह कहा जाता है कि आपने प्रयास किया। क्योंकि प्रयास का मतलब क्या होता है? आप वॉट एवर यू कैन डू, यू मस्ट डू। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक आप प्रयास का दिखावा कर रहे हैं। प्रयास का दिखावा, यह नुमाइशी प्रयास और प्रयास, इसके बीच फर्क ही यही है। जब आप संपूर्ण ताकत लगाते हैं, क्योंकि काम का प्रयत्न करना अर्थात आशयित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना, यही आपके वश में है। काम होगा या नहीं होगा, आपके संपूर्ण प्रयत्न के बाद भी यह आपके बस में ही नहीं है। तो वॉट एवर यू कैन डू, ठीक है, जो कुछ आपके हाथ में है, if you are doing that, then you are attempting to do that which you want to do, ठीक है, ये बात बोली जाती है। तो जब सवाल ये है कि आपने कुछ किया एक निश्चित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए, और वो निश्चित परिणाम क्या थे? मानव मृत्यु। और वो मानव मृत्यु विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, क्योंकि विधि द्वारा प्रत्येक मानव मृत्यु प्रतिषिद्ध नहीं है। विधि मानव मृत्यु को प्रतिषिद्ध नहीं करती है।
कानून ऐसा नहीं कहता कि यदि कोई मानव की मृत्यु कारित करेगा तो वह हत्या का दोषी होगा, यह डेफिनेशन नहीं है। मानव मृत्यु का हत्या से कोई ताल्लुक यही नहीं, ठीक है ना। मर्डर ये बिल्कुल अलग बात है, और मानव मृत्यु घटित करना ये बिल्कुल अलग बात। हां, ये ठीक है कि मर्डर होने के लिए मानव मृत्यु जरूरी है, लेकिन मानव मृत्यु होते ही मर्डर की उपधारणा, मर्डर का प्रिजम्पशन ये नहीं होगा। जो निश्चित परिस्थितियां बताई गई, उन परिस्थितियों में जब आप मानव मृत्यु घटित करोगे तभी वो मानव मृत्यु अपराध बनेगी। वो परिस्थितियां क्या हैं, जब हम लोग 103 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे। फिलहाल बात यह है कि अपराध विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय कृत्य है, और कृत्य का मतलब है निश्चित परिणाम को उत्पन्न करना। तो जो मानव मृत्यु उन परिस्थितियों में उत्पन्न करेगा, जिन परिस्थितियों में मानव मृत्यु हत्या बन जाती है, तो उसे धारा 103 या 302 में वर्णित दंड प्राप्त होगा, ठीक है। तब उसका कार्य अपराध माना जाएगा, और अपराध के संबंध में एफआईआर होगी, अपराध के संबंध में प्रथम सूचना ये दर्ज होगी। ये बीएनएसएस या सीआरपीसी कह रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अपराध परिभाषित किसी भी सेक्शन में हो, लेकिन एफआईआर हमेशा उस सेक्शन में होगी जिसमें दंड दिया है, क्योंकि जिसमें दंड दिया है उसी सेक्शन ने कार्य को प्रतिषिद्ध और दंडनीय बनाया। प्रतिषिद्ध बनाने का काम ये कैसे करते हैं? इंप्लाइडली, ठीक है, एक्सप्रेसली नहीं होता। वो ये नहीं कहते कि आप हत्या नहीं करोगे, हम ये कहते हैं कि अगर करोगे तो ये करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां भी इंप्लाइडली मना ही किया जा रहा है। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य जो दंडनीय भी है, इसी को अपराध कहा जाता है। तो जब आप देखते हैं सीआरपीसी या बीएनएसएस उनके प्रोविजंस को, तो वो एक सीधी बात कहते हैं कि वे अपराध जो जुर्माने से दंडनीय है, जिन्हें केवल जुर्माने के माध्यम से दंडनीय बनाया गया, और जुर्माना अदा करने को विवश करने के माध्यम से आपको उन कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। अर्थात जुर्माना पेड करने की विवशता उत्पन्न करने के माध्यम से उन कामों को करने से आपको रोका गया है, और जुर्माना अगर आप करते हैं तो जुर्माना के माध्यम से दंडनीय बना दिया गया। ऐसे अपराधों का संज्ञान करने के लिए समय सीमा विहित की 6 महीने। आप लोगों ने देखा था बीएनएसएस में मेरे ख्याल 528 या 529 वही कहीं पर ये सेक्शन थे। सीआरपीसी में 470, 468, 469 ये सारे सेक्शन थे। और अगर अपराध 1 वर्ष की सजा, इससे दंडनीय है। 1 वर्ष से अनधिक तो 1 वर्ष ये प्रोवाइड था, और अगर 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक तो 3 साल। इसके बाद कुछ भी नहीं कहा गया। और जब इसके बाद कुछ नहीं कहा और अपराधों को मूल रूप से परिभाषित करने वाली विधि भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय दंड संहिता, तो फिर अब अगर
अपराध का संज्ञान होना है और उसके लिए दंडित किया जाना है व्यक्ति को, तो फिर हमें जो मूल विधि है उसी को देखना पड़ेगा। और मूल विधि भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता, और वहां सेक्शन 2 पूर्व की भारतीय दंड संहिता और वर्तमान में सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 एक सीधी बात कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्यालोप करेगा, ठीक है, और वो ये कार्यालोप कहां करेगा? भारत के भीतर, तो इस संहिता के मुताबिक दंडनीय होगा। यहां कुछ भी नहीं कहा कि कितने समय के भीतर अभियोजन संसिद्ध किए जाने की दशा में ही वो दंडनीय होगा। कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा, किसी प्रकार का नहीं। तो जब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं तो आप भी कोई प्रतिबंध अपनी ओर से इसमें मिला नहीं सकते। इसलिए सेक्शन 2 सीधी बात कह रहा है कि सारे अपराध वो जो कार्यालोप के माध्यम से भारत के भीतर किए जाएंगे उन्हें समय के दृष्टिकोण से कोई विभाजन किए बिना इसी संहिता के मुताबिक दंडनीय बनाया जाएगा। क्योंकि सीआरपीसी भी या बीएनएसएस भी सेम सोर्स से आ रही है, इसलिए वहां कोई प्रतिबंध अगर किन्हीं अपराध विषयों विशेष अपराधों के संबंध में लगा है तो उसका ध्यान रखेंगे। तो बीएनएसएस और आईपीसी या बीएनएसएस और बीएनएस, इसे मिलाकर पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि केवल वे अपराध जो 3 वर्ष तक की सजा से दंडनीय या केवल जुर्माने से दंडनीय है, उनके संबंध में एक निश्चित समय के भीतर ही अपराध का संज्ञान लेकर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता, और वहां भी न्याय के हित में न्यायालय को विहित समय सीमा के बाद भी अपराध का संज्ञान लेने का हक यह था, ठीक है। तो वहां भी हो सकता है, लेकिन यहां तो एक बड़ी सीधी बात है कि अगर अपराध वहां उस कोटि में नहीं आ रहा है तो फिर उनका संज्ञान अनंत काल तक लिया जा सकता है। हालांकि ये ठीक है कि अनंत काल तक संज्ञान लेने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाले, क्योंकि अंततः अपराध साक्ष्यों से साबित होंगे, और अगर साक्षी नष्ट हो गया तो आपने अपराध का संज्ञान ले भी लिया तो निरर्थक काम करने से क्या लाभ होगा। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यही माना जाएगा कि संहिता द्वारा अगर किसी कार्यालोप को प्रतिषिद्ध करके और दंडनीय बनाकर उसे अपराध घोषित किया गया है और उसमें जो दंड दिया गया है वो 3 साल से ऊपर है, तो फिर उसका संज्ञान कभी भी होगा। उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा ये विहित नहीं है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि 1984 में सिख, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ दंगे हुए थे, उनके विरुद्ध एसआईटी का गठन करके उन लोगों को सजा अभी थोड़े ही समय पूर्व दिल्ली में हुई। तो संभव इसीलिए हुआ क्योंकि पूर्व की आईपीसी में सेक्शन 2 और वर्तमान में 1 सब सेक्शन 3 लाया गया। सब सेक्शन 3 में उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति, देशी विदेशी इसका कोई विभाजन नहीं, यह नहीं कहा भारत का नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के भीतर है वो सारे के सारे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई विदेशी यहां होगा और इस संहिता द्वारा प्रसिद्ध कोई ऐसा कार्यालोप करेगा जिसके संबंध में वो इस संहिता द्वारा दंड का भागी हो सकता है,
तो दंड का भागी होगा, उसकी ये बात सुनी ही नहीं जाएगी कि जो काम उसने किया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी कि वो अपराध है। क्योंकि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता। जब हम एलएलबी में थे तो हमें इस बात का कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आता था, और कोई भी बात हम मान लेने के कायल कभी नहीं रहे कि कोई बात लिखी है सिर्फ इसलिए मान लें, ये कोई बात कोई कह रहा है सिर्फ इसलिए मान लें। कहने वाले का स्टेटस क्या है इससे हमारा कभी कोई मतलब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट कहता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कहता? और नहीं कहता तो फिर AK गोपालन में जो डिसाइड हुआ उससे डिफर मेनका गांधी में कैसे डिसाइड हो गया? तो फिर गलत तो कोई भी कहेगा। तो इससे हमारा कभी कोई मतलब नहीं रहा कि क्या लिखा है। अगर कानून हमेशा ठीक ही होता है तो संशोधन की जरूरत ये क्यों है? संशोधन संबंधी अधिकारिता ये विधायिका को मिली क्यों है? और जब हम लोग हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कई जगह प्रारूपण की त्रुटि ये मिलेगी। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो देखेंगे, सक्सेशन देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ लिखा इस आधार पर तो नहीं मान लेंगे। लिखा है प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब विदेशी भी। अब ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं लग रही कि वो व्यक्ति जो अमेरिका से आया, ठीक है, मानव शरीर के विरुद्ध वे अपराध जो हत्या आदि नामों से जाने जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया में अपराध के तौर पर माने जाते हैं, वो ठीक समझ में आया। लेकिन नए जो आपका यौन शुचिता है, ठीक है, इससे संबंधित सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, इनके संबंध में उनकी अवधारणा और हमारी अवधारणा, इसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, हो सकता है वे उन कृत्यों के भारत में अपराध होने के संबंध में जानकारी ही न रखते हो और वे भारत में उन अपराधों के दोषी हो जाए। तो ये तो बात बड़ी अन्यायपूर्ण दिखती है कि आप उन्हें न तो बता रहे कि हमारे देश का कानून क्या है, और जब उनसे गलती हो रही तो आप उन्हें दंडित कर रहे हैं। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखता। जब हम एलएलबी में थे तो हमें यह बात दुखी करती थी कि कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, और जिससे पूछो वे एक ही लाइन दोहरा देता था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। अरे भाई क्यों? ठीक है, जिससे पूछो वो बहुत अंग्रेजी में एक ही लाइन बोल देता था कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अरे भाई क्यों नहीं होती? आपने हमें बताई कब? और भूल ये अपने में ध्वनित कर रहे कि आपने हमें बताया लेकिन हम भूल गए। तो ऐसा हुआ कब? आपने तो हमें बताया ही नहीं। या तो आप जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखते या भारत के समुद्री क्षेत्र में आते तो हमें कानून की किताब पकड़ा देते। ठीक है, और ये असंभव बात है। अगर आप ठीक है पकड़ा भी देते तो भी कानून समझ में आना ये बड़ा कठिन है। फिर ऐसा क्यों? तो बाद में जब दिमाग विकसित हुआ तो एक बात समझ में आई कि आप मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं कर सकते। अगर आप अनुच्छेद 14 और 21 की मांग भारत की धरती पर करेंगे, ठीक है ना, अगर आप ये मांग करेंगे
कि भारत की धरती पर अनुच्छेद 21 सबको उपलब्ध है, इसलिए हमें भी उपलब्ध होना चाहिए और उपलब्ध होगा आपको। हमने आपसे बताया था कि अब नया ट्रेंड विकसित हुआ कि आतंकवादी उन बच्चों से अपराध कराते हैं जिन्हें अगर हम पकड़ भी लें तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा मिले। ठीक है, पकड़ लीजिए आप। अनुच्छेद 21 विधि और उसकी प्रक्रिया, इसके बिना किसी के भी प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन आपको करने नहीं देगा। और विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया सबके लिए एक सी रहेगी, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहेगा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, ठीक है, बिना राष्ट्रीयता का कोई भेद किए, नेशनलिटी का कोई भेद नहीं है अनुच्छेद 14 में। वो कहता भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी, व्यक्ति के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर, वंश के आधार पर, किसी आधार पर कोई भेद नहीं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध होगा। तो आप अगर भारतीय विधियों के द्वारा संरक्षण किए जाने की मांग करोगे तो भारत की विधि का पालन क्यों नहीं करोगे? भाई, अगर आप हमारे राज्य क्षेत्र में प्रवेश करके हमारी विधियों के द्वारा संरक्षित किए जाने की मांग करोगे तो फिर अगर हमारी विधि आपकी स्वतंत्रता को किसी प्रकार सीमित करती होगी तो आप हमारी विधि का सम्मान करते हुए अपनी स्वतंत्रता को सीमित अनुभव क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए उस बात का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर आप हमारी विधियों का संरक्षण लोगे तो हमारी विधियों का सम्मान भी करोगे। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, जब तक दिमाग विकसित नहीं हुआ हमें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया और हम चीजों को याद करने के कायल कभी नहीं रहे। क्यों याद कर लें? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं ये गलत है। और ऐसा बहुत बार दुनिया में हुआ है, एक बार नहीं, कि पूरी दुनिया कुछ कहती थी और कोई एक उठा और उसने कहा पूरी दुनिया गलत है, और समय ने साबित किया कि पूरी दुनिया गलत है, एक ही ठीक था। ठीक है, गैलीलियो, कोपरनिकस, इनके द्वारा सिद्धांत दिए जाने से पूर्व यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अकेले ये थे जिन्होंने कहा यह बात गलत है, और पूरी दुनिया ने बाद में माना कि वही ठीक है जो वो कह रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि सारे कह रहे हैं कि अमुक चीज ठीक है, तो हम भी तो कह सकते हैं, और जो हम कह रहे हैं हो सकता है वो ठीक हो। ठीक है, तो चूंकि यहां लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, तो जब तक हमें समझ में ना आ जाए कि इस बात को लिखने का जस्टिफिकेशन क्या है तब तो कोई मतलब नहीं। हां, अब बात ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। इसका मतलब दोषी होना चाहिए जिसका उसके ऊपर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आरोप है, वो दंडित नहीं होगा। जब दोषी होगा तब दंडित होगा, और दोषी होगा
इन शब्दों को अगर हम अर्थान्वयित करें, इसका मतलब ये है कि जब बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट्स, एक संदेह भी नहीं रहेगा ये दोषी है, तभी ये कहा जाएगा ये दोषी है। क्योंकि जब हम लोगों ने एविडेंस एक्ट पढ़ा था तब भी हमने ये बात की थी और हमने कहा था कि धारा 3 में साबित की डेफिनेशन देता है और साबित को डिफाइन करते हुए कहता है कि जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ये माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, तब दांडिक मामलों में विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित माना जाता है। ठीक है, और जब तक किसी भी स्थिति के होने में आपको कोई संदेह रहता है, तब तक आपका शब्द प्रयोग होता है कि हमें लग रहा है कि ऐसा है, तब तक आपका शब्द प्रयोग यह नहीं होता कि ऐसा है। ऐसा है यह आप तभी कहते हैं जब आपको होने में कोई संदेह रहते नहीं। ठीक है ना, आप कहते हैं लग रहा है कि सुबह हो गई, और जब आप उठकर बाहर देख लेते हैं तब आप कहते हैं यह सुबह हो गई। तो उसने कहा दोषी जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर इस संहिता द्वारा प्रतिषिद्ध कार्यालोप का दोषी होगा। तो इसका मतलब ही हो गया कि सिर्फ आरोप लगने के आधार पर किसी को भी दंड नहीं दिया जा सकता, आरोप कितना भी गंभीर हो, जब तक दोषी यह ना हो जाए। और दोषी होगा कैसे, उसकी प्रक्रिया बीएनएसएस। ठीक है, इसीलिए दंड विधि, बीएनएसएस और न्याय संहिता दोनों मिल, ठीक है, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेंगे। और दोषी साबित करने के लिए क्या क्या चीजें उपयोग हो सकती हैं, क्या उपयोग नहीं हो सकता, ये कौन बताएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, दोषी होगा ये कहा। इसका मतलब ये है कि दोषी होने में कोई एक जरा सा भी संदेह अगर है तो छूटेगा। ये यहां लिखा नहीं है, लेकिन ये तो लिखा है कि जब दोषी होगा तो दंडित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब दोषी नहीं होगा, ये दोषी होने में एक संदेह भी होगा, तो वो दोषी प्रतीत हो रहा होगा, दोषी होगा ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए तब दंडित नहीं होगा। ठीक है, फिर उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति। तो क्या वाकई प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में वे सारे के सारे इस संहिता द्वारा जिस कार्यालोप को अपराध घोषित किया गया उसे करने पर इस संहिता के उपबंधों के मुताबिक दंडनीय होंगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो हमें दिखाई देगा, जब इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इसके कुछ अपवाद दिखाई देंगे। ठीक है, इस संहिता के द्वारा यह जरूर कहा गया है, लेकिन भारत के संविधान की प्राधिकारिता सर्वोच्च है और यह माना गया है कि कोई विधि भारत के संविधान के प्रावधानों को चैलेंज नहीं कर सकती। और हम लोगों ने अनुच्छेद 361 पढ़ा है, उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल ये न्यायालयों की अधिकारिता के परे है जब तक वे अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल
इस संहिता के मुताबिक दोषी हो भी जाए, जो कि असंभव है, क्योंकि दोषी होंगे कैसे? न्यायालय की प्रक्रिया से। और जब तक वे पद पर हैं तब तक न्यायालय की प्रक्रिया उन पर असर ही नहीं कर रही। वे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर है ही नहीं, तो दोषी होंगे कैसे? और जब दोषी नहीं होंगे तो दंडित होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तो अगर हम 361 की ओर न भी देखें तो भी स्वयं धारा 2 ये असंभव बना देती। यद्यपि 361 की ओर तो देखना ही होगा, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया से छूट मिलती है उन्हें पद पर रहने के दौरान, वो 361 के प्रभाव से ही मिलती है। ठीक है, तो चूंकि भारत के संविधान की प्राधिकारिता ये सर्वोच्च है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, क्यों? ये सोवरन शक्ति के प्रतिनिधि है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो उसकी संप्रभुता किसी व्यक्ति में अभिव्यक्त होगी ना, तो उसकी संप्रभुता के सिंबल हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। और न्यायालय संप्रभु के हैं। ठीक है, कॉन्सेप्शन क्या है? न्यायालय संप्रभु के हैं। तो जो संप्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये जो संप्रभु शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कर रहा है, वो कम से कम न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं हो सकता। क्यों? फिर वो अपने ही न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी के तौर पर खड़ा हो, ये गरिमापूर्ण नहीं होगा। इसलिए यहां प्रत्येक व्यक्ति लिखा जरूर है, और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ये इसी भारत में रहेंगे और व्यक्ति भी होंगे, लेकिन वे धारा 2 के ऑपरेशन से बाहर रहेंगे। धारा 2 मीनिंग देयर बाय बीएनएस का सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। इसके अलावा दुनिया आज की डेट पर और आज की डेट से पहले भी बिना एक दूसरे के सहयोग से नहीं चल सकती। ठीक है, जैसे पहले ये बताया जाता था कि भाई अगर हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो 51 मुस्लिम कंट्री वो हमारे खिलाफ हो जाए, हमें तेल नहीं मिलेगा। तो हम पूछते थे, अच्छा ये बताओ, चलो हम तो साइकिल चला लेंगे, ये क्या तेल पिएंगे या बालू खाएंगे, ये क्या करेंगे? इनका भी तो तेल बिकना जरूरी है, ये बेचेंगे नहीं पिएंगे। और इनकी सारी रईसी ये तो तेल से ही है, और तेल से नहीं, तेल के बिकने से ये क्या करेंगे? और हम उस समय भी कहा करते थे कि वो तो सारा अपना अपना होता है। अब तो ईरान, उस पर जो हमला हुआ तो एयरबेस पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपका ओमान, दुबई, ऐसा कौन सा अरब प्रायद्वीप का देश है जिसमें अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं है? ठीक है, कौन सा? एक भी नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय जगत में सब अपने अपने हित देखते हैं, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं, सब अपने हित देखेंगे, हमारा हित में किसमें। ठीक है, तो रहता है। तो है क्या कि पहले भी और आज भी है, अगर उनके पास तेल है तो हमारे पास गेहूं है, अगर उनके पास कुछ है तो हमारे पास भी कुछ है, अगर हमें उनकी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। इवन गरीब से गरीब देश भी कम से कम कुछ ना हो, बाजार तो है। आप जो माल उत्पादित कर रहे हो अपने कारखानों में, वो क्या खुद ही खा लोगे, बेचोगे?
बेचने के लिए मार्केट चाहिए तो कहां बेचोगे? तो ये बात ही बेवकूफी की है कि वो हमारा ये कर देंगे। क्यों? कैसे कर दोगे? कर दो। ठीक है, तो सवाल ये, दुनिया कॉपरेशन पर चलती है। अब तो दुनिया कॉपरेशन पर चलती है तो विभिन्न देशों के संप्रभु हमारे यहां भी आएंगे और हमारा संप्रभु विदेशों में भी जाएगा। तो जो विदेशी राज्य के संप्रभु हैं, क्योंकि वे संप्रभु हैं, और संप्रभु की डेफिनेशन बेंथम और ऑस्टिन ने की। संप्रभु वो है जो सबको आदेश देगा, किसी से आदेशित नहीं होगा। ठीक है, तो अब दो ही रास्ते बचते हैं, अपने घर बैठो। ठीक है भाई, अपने घर में तुम सबको आदेश दो और किसी से आदेशित न हो, हमारे घर में आओगे तो ये बात कैसे चलेगी? ठीक है, फिर तो एक ही बात बची कि अपने अपने घर बैठो, और अपने अपने घर बैठे तो फिर दुनिया नहीं चल रही है। क्योंकि अगर हमें तेल चाहिए तो तुम्हें गेहूं चाहिए, और तेल और गेहूं के लिए या तो हम तुम्हारे घर जाएं या तुम मेरे घर आओ, क्योंकि सारी बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती, और टेलीफोन तो आज है। ठीक है ना? और ये बातें तब से हैं जब से दुनिया बनी, और कम से कम 1860 इससे तो नहीं है। ठीक है ना? और 1860 में भी इतना आविष्कार नहीं हुए थे। तो चारा एक ही बचता है कि संप्रभु कहीं ना कहीं मिले। अच्छा, तीसरा देश चुन लो तो दोनों संप्रभु वहां पहुंचेंगे, तो फिर वहां का कैसे नहीं मानेंगे? ठीक है, समस्या तो रहेगी। इसलिए एक सिद्धांत रेसिप्रोकल डेवलप हुआ कि उनके संप्रभु हमारे यहां आएंगे तो हमारी धरती पर वे हमारी विधियों से बाध्य नहीं होंगे। ठीक है ना? एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हुआ। हम उनके यहां जाएंगे तो हमारे संप्रभु भी उनकी विधियों से बाध्य नहीं होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति, आपने देखा होगा सरफरोश पिक्चर, वो कहता है कि हम डिप्लोमेट, हम राजदूत हैं। ठीक है ना? और राजदूत पर हमारी पुलिस नहीं कर सकती कार्रवाई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस डेफिनेशन से वो बाहर है। हालांकि वो संप्रभु नहीं है, लेकिन संप्रभु का दूत है, वो संप्रभु का दूत है। ठीक है, संप्रभु ने उसे भेजा है। तो रिप्रेजेंटेटिव को मालिक की शक्तियां रहती हैं, और रिप्रेजेंटेटिव का सम्मान मालिक का सम्मान है। ठीक है, इसीलिए पहले दूतों का चुनाव जब करते थे तो एकदम उचित और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को दूत के रूप में चुना जाता था, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि अपने स्वामी की दीनता यह प्रकट न हो और सामने वाले का अपमान यह भी ना हो। ठीक है, क्योंकि जिसके पास संदेश लेकर जा रहे हो, अगर उसे अपना अपमान लगा तो सुनेगा ही क्यों तुम्हारी बात? और अगर तुमने घिनवाई दी, ठीक है, तो अपमान तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे स्वामी का होगा। तो डिप्लोमेट क्योंकि संप्रभु का दूत है, इसलिए संप्रभु को वही जो संप्रभु को उन्मुक्तियां हासिल हैं, जो उसे प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हासिल हैं, वो सारी उसके दूत को भी हासिल रहती हैं। क्योंकि दूत भी, उसका जो डिप्लोमेट है, वो भी दोनों देशों के हित में एक पर्टिकुलर देश में निवास करता है। हमें अमेरिका से कुछ कहना है, होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिकन राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया है और उनसे कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, आप बात करो अपने यहां। ठीक है, और वो अपने यहां बात करते हैं, और वो जो कह रहे हैं वो उनके देश की अधिकृत नीति है। ठीक है ना? किसी भी इशू के संबंध में। तो संप्रभु क्योंकि एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में आते हैं और
संप्रभु अपने देश का सम्मान इसे बचाए रखने और बनाए रखने के लिए अपने देश की विधि के द्वारा वचनबद्ध होता है। वो चाहे भी तो अपने विशेषाधिकारों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए क्योंकि विशेषाधिकार उसे नहीं दिए गए, उसे व्यक्ति के नाते हासिल नहीं है, उस राष्ट्र के प्रमुख के नाते हासिल है। आपको व्यक्ति के नाते जो अधिकार मिले वो आप छोड़ दो, लेकिन राष्ट्र प्रमुख के नाते जो अधिकार आपको मिले वो आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो विदेशी संप्रभु हैं और जो विदेशी राजनयिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वे भारत में हैं जरूर, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ये लिख जरूर रहा कि प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, भारत के नहीं किसी राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, ठीक है, और आपके संप्रभु और राजदूत, इस प्रत्येक व्यक्ति शब्द से बाहर रहते हैं। इसके अलावा जो अन्य देशी शत्रु हैं, ठीक है ना, जिनसे हमारी शत्रुता है, वो अगर हमारे देश में आकर दो काम करेंगे, या तो युद्ध करेंगे और या ऐसे काम जो अपराध समझे जाते हैं किंतु जिनका युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं है, या तो ये करेंगे और या ठीक से रहेंगे। तीन ही काम तो कर सकते हैं। तो अन्य देशी शत्रु अगर ठीक से रह रहे तो डेफिनेटली वो हमारी परमिशन से ही यहां होंगे, ठीक है ना, फिर तो हमारी परमिशन से ही होंगे और ठीक से रह रहे मीनिंग दे रहे भाई कोई गड़बड़ काम, कोई गलत काम कर ही नहीं रहे। और अगर हमारी परमिशन के बिना यहां है तो दो ही बातें हैं, या तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका संबंध युद्ध से है, क्योंकि अन्य देशीय शत्रु हम कहते किसे हैं, जो ऐसे देश का निवासी है जिससे हमारी सरकार युद्ध की स्थिति में है, उसी को कहते हैं। तो अगर वो यहां है तो या तो युद्ध कर रहा होगा, और अगर युद्ध नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर रहा होगा जो युद्ध से संबंधित तो नहीं है लेकिन अपराध है, क्योंकि अन्य देशी शत्रु का बिना अनुमति रहना भी अपने में अपराध है। वो रह भी क्यों रहा, रहे तो वीजा लेकर रहे, हमारी अनुमति लेकर रहे, और अदरवाइज क्यों रह रहा, ठीक है। तो अगर अन्य देशी शत्रु यहां है और कुछ ऐसा कर रहा है जो युद्ध संबंधी अपराध माना जा रहा है, तो वो इस संहिता के मुताबिक दंडनीय नहीं है, तो उसे इस संहिता के मुताबिक दंडित नहीं किया जाएगा। तब वो जो सैन्य न्यायालय, जो युद्ध संबंधी विधियों में न्यायालय गठित किए गए, उनके मुताबिक दंडित होगा, ठीक है, होगा भारत में। लेकिन 1(3) सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 का ये अपवाद रहेगा, ठीक है, अन्य देशी शत्रु। और अगर अन्य देशी शत्रु ऐसा काम कर रहा है भारत की भूमि पर जिसका युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं है, जो चोरी कर ली उसने, तो वो इस देश के सामान्य न्यायालयों से, ठीक है, दंडित किया जाएगा। तब यह नहीं माना जाएगा कि वो अन्य देशी शत्रु है, क्योंकि फिर वो भारत की भूमि पर है। इस प्रकार से उससे व्यवहार इस संहिता के मुताबिक किया जाएगा। तो आप देखें कि कहता है प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल
प्रत्येक कार्य या लोप, इस संहिता के उपबंधों के विपरीत, यानी ये संहिता जहां आप पर कर्तव्य रख रही है कि आप ऐसा ही करेंगे और आप जानबूझकर वैसा नहीं कर रहे हैं, तब आप लोप कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं, ये माना जाएगा और तब आप दंडित होंगे। ठीक है, कहता है इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब एक समस्या यहां पर और है, आप कचहरी में अक्सर मारे मारे घूमा करते हैं कि 138 एनआई एक्ट का मुकदमा लिख गया, इसके साथ 406 चलेगी या नहीं, इसके साथ 420 चलेगी या नहीं। ठीक है, कहीं आपको बताया जाता चलेगी और कहीं बताया जाता नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान भी यही सेक्शन 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोक के लिए, इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा। इस संहिता के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए अब देखना यह पड़ेगा कि जो विशेष अधिनियम बने हैं, ठीक है ना, जो विशेष अधिनियम बने उनका उद्देश्य क्या है। अगर उनका उद्देश्य यह है कि एक काम को स्पेशली अपराध घोषित कर दिया जाए, भले ही वो काम जिन तथ्यों से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना, उन तथ्यों के मुताबिक इस संहिता में भी किसी अपराध का बनना, ठीक है, विधायिका ने घोषित किया हो। ठीक है, जैसे आपराधिक न्याय भंग तो कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब आप, ठीक है, कोई जंगम वस्तु, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, किसी इंप्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के निबंधनों के अंतर्गत, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत प्राप्त करते हो और आपको उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल तो होनी नहीं चाहिए, इमूवेबल तो हो भी नहीं सकती, उस मूवेबल प्रॉपर्टी से संविदा के निबंधनों के मुताबिक व्यवहार करना चाहिए था और आप वैसा करने से इनकार कर देते हो, आप वैसा नहीं करते और संपत्ति को मांगने पर वापस न करके अपने हक में, ठीक है, उसे मिस एप्रोप्रिएट ये कर लेते हो, उसका दुर्विनियोजन अपने हक में कर लेते हो या उसका संपरिवर्तन, उसका कन्वर्जन ये कर देते हो। कन्वर्जन क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कर रहे हो। अब हमने आपको कोई वस्तु दी, उसकी कीमत आपने थ्रू चेक हमें दे दिया, ठीक है, उसकी कीमत आपने थ्रू चेक हमें दी, तो यह भी हो सकता है कि तथ्यों में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये छल, इसके अपराध बन जाए, चीटिंग, ठीक है ना, चीटिंग का ऑफेंस बन जाए, मामले के तथ्यों के मुताबिक यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला भी बन जाए, ठीक है। लेकिन इस संबंध में एक सिद्धांत सुविकसित है कि अगर विधायिका ने कोई विशेष विधि बना दी और विधायिका के उस अधिनियम को पूरा पूरा पढ़ने के बाद यह देखने से लगता है कि विधायिका एक सामान्य अपराध में से कुछ विशेष बातों को निकालकर उसे एक अलग से अपराध बनाना चाहती थी,
ठीक है, वही बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती थी लिस्टों के इंटरप्रिटेशन के समय, कि अगर कोई सामान्य एंट्री है और उसमें से कोई विशेष चीज उसे निकालकर किसी अन्य एंट्री के अंतर्गत किसी अन्य विधायिका को दे दिया गया, तो सामान्य एंट्री हम जब पढ़ेंगे तो उस विशेष बात को निकाल कर पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री स्टेट लिस्ट का विषय था, यानी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कानून बनाने का हक राज्यों की विधायिका इसे था, और उन कानूनों को इन्फोर्स करने का हक स्टेट की एग्जीक्यूटिव, राज्य की सरकार को था। देखिए, इंडस्ट्री में से शुगर इंडस्ट्री, डिफेंस से संबंधित इंडस्ट्री, इसको सेंट्रल लिस्ट में ले लिया था। इससे राज्य की सरकार जब भी इंडस्ट्री से संबंधित कानून बनाएगी तो डिफेंस, शुगर और ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके संबंध में केंद्रीय विधायिका को हक है उसे छोड़कर कानून बनाएगी। सेम वही बात यहां लागू होती है कि अगर कोई अपराध ऐसा बना किसी कानून के माध्यम से जिसके तथ्य इस संहिता में वर्णित किसी अपराध से मिलते जुलते हैं, लेकिन उस विशेष अपराध को पढ़ने से ऐसा लगता है कि विधायिका उस विशेष अपराध में शामिल तथ्यों में से कुछ तथ्यों को अलग हटाकर एक अलग विशेष नया अपराध बनाना चाहती थी, और उसके लिए अलग प्रक्रिया ये रखना चाहती थी। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो नया अपराध आया है, ठीक है, वो इस संहिता के मुताबिक कृत्यालोप को, ठीक है, दंडनीय बना रहा, क्योंकि इस संहिता में जो तथ्य हैं उनसे कुछ तथ्यों को अलग निकाल लिया विधायिका ने। और अगर विधायिका ने यह किया कि उन्होंने कहा कि 406, ठीक है, यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अमुक ने किया तो इतना दंड, लेकिन अमुक ने इन परिस्थितियों में किया तो इतना दंड, ठीक है ना। तो फिर नया जैसे होता है ना, उन्होंने कहा कि पेटेंट का उल्लंघन पहली बार किया तो 1 लाख रुपए जुर्माना, और पेटेंट का उल्लंघन दूसरी बार किया तो 2 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, तीसरी बार किया तो सजा इतने वर्ष की कारावास और इतना जुर्माना। तो ये तीसरे वर्ष में जो किया ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, ये अपराध को गुरुतर बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसी संहिता के मुताबिक मामला दंडनीय रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में है और इस संहिता के प्रतिकूल कोई कार्यालोप कर रहा है उसे इस संहिता के मुताबिक दोषी होने पर इसी संहिता के मुताबिक दंडित किया जाएगा। ये आईपीसी में पहले धारा 2 थी, अब सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 है। भारत के भीतर धारा 2, अब आएगा भारत के बाहर। जो पहले 3 और 4 सेक्शन ये थे, और अब कितना हो गए आपका 1, 4 और 5। इन पर बात कल करेंगे। देखिए